बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुनाइट और मैं हूं ईमान नवाज। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का हम आगाज़ करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस अहम फैसले से जिसके तहत पार्टी ने इस्लामाबाद और सिंध हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तकरीरों से मुतालिक जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास का बायकॉट किया है। इस फैसले ने सियासी और कानूनी हलकों में नई बहस छेड़ दी है, जबकि खुद PTI के अंदर भी इस मामले पर मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं। इसके बाद हम रुख करेंगे आज़ाद कश्मीर का, जहाँ आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने 3 मरहलों पर मुश्तमिल नया इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया है। इंतखाबात मुलतवी करने के मुतालिबात मुस्तरद किए जा चुके हैं। इंतखाबी मुहिम अपने अरूज पर है, सियासी जमातें सरगर्म हैं और सरकारी मुलाजमीन की पोलिंग भी मुकम्मल हो चुकी है। इस तमाम सूरत हाल, इंतखाबी मार्के और अहम सियासी बयानात का तफसीलन जायजा लेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम आगे चलकर बात करेंगे मशरक़ वुस्ता की तेजी से बदलती हुई सूरत हाल पर, जहाँ इसराइली इंटेलिजेंस के ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक दावे, अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती कशीदगी, अमरीकी फौजियों से मुतालिक ताज़ा पेशरफ्त और ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी के दौरा पाकिस्तान के अहम पहलुओं पर भी गुफ्तगू करेंगे। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेनेटर हामिद खान साहब। बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब ज्वाइन करने के लिए। सर, सबसे पहले तो मैं जुडिशल कमीशन इजलास के बारे में पूछना चाहूंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसके बायकॉट का ऐलान किया है सर, लेकिन PTI हर चीज से बायकॉट कर रही है। आजाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन से भी PTI ने बायकॉट किया, स्पेस को खाली छोड़ दिया। अभी भी इस फैसले के बाद बैरिस्टर अली जफर साहब कह रहे हैं कि इजलास में शिरकत करनी चाहिए थी, स्पेस को खाली नहीं छोड़ना चाहिए था, दुरुस्त फैसला नहीं है। सर, इस पर क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? जी देखिए ना, ये पार्टी का फैसला था। उसकी वजह यह है कि हम 26वीं और 27वीं तरमीम को एक्सेप्ट नहीं कर रहे PTI की तरफ से, इसलिए उसके तहत जो बनाए हुए अदारे हैं, ये जो उनके तहत जो बनाए हुए इन्होंने कमेटीज़ हैं, हम उनको भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसका मतलब तो ये हो गया कि PTI भी 26वीं 27वीं तरमीम को इंडोर्स कर रही है। तो हामिद खान साहब, 26वीं यानी तरमीम की जो आप बात कर रहे हैं सर, ये तो आज की नहीं है, पौने 2 साल हो गए 26वीं यानी तरमीम को, उसके बाद 27वीं भी आ गई सर। उसके बाद मुतअद्दिद इजलास हुए जिसमें PTI ने शिरकत भी की, तब तो बाकायदा तौर पर या मुकम्मल PTI ने इस चीज़ का बायकॉट तो नहीं किया था? नहीं, इसका फैसला तो अब किया है ना पार्टी ने, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके पीछे जो मंतक है वो यही है कि चूँकि हम 26वीं और 27वीं तरमीम दोनों को एक्सेप्ट नहीं करते, तो इसलिए हम उसके तहत बनी हुई कमेटीज़ को भी नहीं तस्लीम करते। और दूसरी बात यह है कि ये कमेटीज़ बेमानी होकर रह गई। हमारे 2 वोटर तो आउट वोट हो जाते हैं हर दफ़ा। इन्होंने एग्जेक्टिव के या जो मौजूदा पार्टियां हैं जिनको इन्होंने हुक्मरानी दी हुई है, उनके नुमाइंदे बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए ये तो एक बेमानी सी एक्सरसाइज होकर रह गई है। वो जिसका नाम चाहते हैं वो थ्रू करवा लेते हैं बाई मेजॉरिटी। इवन जो जजेस वहाँ बैठे हैं वो भी आउट नंबर हो जाते हैं, उनके हाथ में भी कुछ नहीं है। तो ये जितना भी सेटअप बनाया गया है वो सारा मसनूई है और बेमानी है, और वो किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं है। अच्छा हामिद खान साहब, लॉयर्स एक्शन कमेटी ने तहरीक का ऐलान भी किया है सर, बुनियादी इसका मकसद क्या होगा? खान साहब की रिहाई बुनियादी मकसद है? देखिए ना, रिहाई जो है वो तो वैसे ही बिल्कुल एक इलीगल किस्म की उनकी डिटेंशन है। हमारा मकसद तो वकला की जो तहरीक है वो 26वीं और 27वीं तरमीम को वापस करना है, उसको ख़त्म करना है और आइन को अपनी असली शक्ल में बहाल करना है, और हमने अदालतों को आज़ाद करना है। इस वक्त अदालतें जो हैं वो बिल्कुल जो है वो आज़ादी से बेबहरा हो गई हैं। उनमें जो हमारे जजेस हैं उनकी कोई इंडिपेंडेंस नहीं रह गई। लिहाजा हमारा मकसद जो है वकला तहरीक का वो पार्टी से हटके है। वो पार्टी के बहुत सारे नुक्ते वही कॉमन भी हैं, लेकिन जो वकला तहरीक है वो तो उसके अपना एक पूरा एजेंडा है, जिसमें सबसे सरे फहरिस्त जो है वो 26वीं और 27वीं तरमीम का मनसूख होना है, और उसके बाद फिर अदालती निज़ाम को रिस्टोर करना है। अब इस वक्त कोई अदालती निज़ाम नहीं है। और दूसरा वो जो एक अदालत बनाई है जिसको FCC कहते हैं, उसका ख़ात्मा हम चाहते हैं। हम चाहते हैं सिर्फ़ और सिर्फ एपेक्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हो। सारी दुनिया में यही हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ही सबसे बड़ी अदालत होती है, उसकी पैरेलल अदालत नहीं बनाई जा सकती। ये तो इस्टेब्लिशमेंट ने जानबूझकर हमारा अदालती निज़ाम को दरहम भरम करने के लिए एक पैरेलल अदालत बना के रखती है, उसमें अपनी मर्जी के लोगों को बिठा दिया है, जो कि ना वो इंडिपेंडेंट है, ना वो किसी काम के जज हैं,
ना ही वो फैसला करने के मजाज हैं। वो तो जो उनको हुक्म आता है उसके मुताबिक वो फैसला कर देते हैं। अच्छा मोहम्मद खान, आपने कहा कि बुनियादी जो इसमें पॉइंट है वो 26वीं और 27वीं यानी तरमीम का रिवर्सल है। सर इसमें मिसरा मुझे याद आ रहा है कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। सर आपको नहीं लगता कि जब 26वीं यानी तरमीम हुई थी, काफ़ी जजेस को उम्मीद थी कि वकला खड़े होंगे, उस वक्त कोई तगड़ी तहरीक नहीं चली, अब पूरे 2 साल बाद ये फैसला आना और अब आइन का हिस्सा बन चुका है। सर आपको नहीं लगता जब कोई चीज़ हो जाती है तो उसका फिर रिवर्सल बड़ा मुश्किल हो जाता है? जी नहीं, हम नहीं समझते कि जो असली आइन है उसका ये हिस्सा बने हैं। हम समझते हैं कि ये बिल्कुल नाजायज़ किस्म की तरामीम है और वक्त गुजरने के साथ गलत काम सही नहीं हो जाता कभी भी, और बाज़ औक़ात बड़ी बड़ी लंबी स्ट्रगल के बाद दुरुस्त होता है। 8वीं तरमीम जो है रिवर्स होते होते 10 साल लग गए थे। इसी तरह से और 17वीं तरमीम जो है वो 7 साल के बाद रिवर्स हुई थी। जो एफर्ट है, जो एक स्टैंड है वकला का, वो अपनी जगह कायम है। जब 26वीं तरमीम होने को आनी थी उस वक्त हमने कन्वेंशंस कर लिए थी। पहला कन्वेंशन 19 सितंबर 2024 को हुआ है, 26वीं तरमीम आने से पहले हुआ है जो लाहौर में हुआ, फिर कराची में हमारे कन्वेंशन हुआ। असल मसला ये है कि हमें ये इस वक्त टोटली ब्लैकआउट कर दिया है वकला के मामलात को। कोई अखबार, कोई टेलीविज़न वो नहीं कवर के चैनल कवर नहीं कर रहा। इसलिए शायद ये समझा जा रहा है कि वकला की तरफ से कोई रेजिस्टेंस नहीं है। बिल्कुल रेजिस्टेंस है। और दूसरी बात ये, हमारे बार एसोसिएशन के इलेक्शंस में ये जो है वो इंटरफेयर कर रहे हैं इलेक्शंस को, जो है वो उनके नताइज बदलने की कोशिश कर रहे हैं। सब कुछ हो रहा है। ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही क्योंकि उनको खौफ है कि वकला तहरीक चल पड़ी तो उनके हाथ से निकल जाएगी। अच्छा सर, 2024 की जो आपने बात की उसमें अली अहमद कुर्द साहब ने बड़ा नारा लगाया था कि नहीं छोड़ेंगे, उसके बाद बड़ी तनकीद भी हुई। सर ये जो तहरीक चलने जा रही है 2007 की तहरीक की तर्ज पे होगी जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी निकली थी, उस तर्ज की होगी, और अहमद अली कुर्द साहब गालिबन उस वक्त भी बड़े इंपॉर्टेंट रहनुमा के तौर पर सामने आए थे। कोई इम्पैक्ट आएगा इससे? जी जी सही है, उसी तर्ज की है क्योंकि हम ओपन रख रहे हैं। इसमें हमने सिविल सोसाइटी को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो हमारे एजेंडे के साथ एग्री करते हैं, जितने भी लोग हैं, चाहे उनका किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ है या नहीं है, चाहे वो आज़ाद मंश लोग हैं जिनका किसी पार्टी से तो ताल्लुक़ नहीं है लेकिन वो सोच के हवाले से हमारे साथी हैं, हम सबको कहते हैं कि आओ हमारा साथ दो ताकि इस मुल्क में एक दफ़ा फिर रूल ऑफ लॉ कायम हो सके, इस मुल्क में फिर आइन की सरबलंदी हो सके और इस मुल्क में फिर हम आज़ाद अदलिया को लेके आ सके। इस वक्त तो इंसाफ का निज़ाम ही कोई नहीं है। इस वक्त तो इस मुल्क में जो जज बनाए जा रहे हैं, जो आजकल भी जिनके नाम फाइनल हुए हैं, वो इस शर्त पे बनाए जा रहे हैं कि तुम नाइंसाफ़ी करोगे। अच्छा। यानी जो इंसाफ देने का एक निज़ाम था उसको बिल्कुल पलट के रख दिया। अब जो वहाँ से या से इनको डायरेक्शन आएगी उस पर साइन करेंगे, ये जज बन चुके हैं। इसलिए इन जजेस से भी हमें जान छुड़ानी पड़ेगी और ये तरमीम से भी जान छुड़ानी पड़ेगी। और जो कार्रवाई होती है, चाहे वो जुडिशल कमीशन के नाम पर हो रही है, चाहे किसी और नाम पे हो रही है, ये सारी चीज़ जो है आइन के ख़िलाफ़ हो रही है। इसको अनडू करना पड़ेगा कल को। बल्कि शायद ये भी ज़रूरत हो जाए कि इन सब के ख़िलाफ़ जिन्होंने भी ये तरामीम लेके आए हैं उनके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 के मुकदमा चलाया जाए, क्योंकि इससे बड़ा हाई ट्रीज़न कोई नहीं है। जब आइन को आप मसक कर देते हैं, आइन को ख़त्म डीरेल कर देते हैं, तो उस मुल्क में कोई निज़ाम नहीं रह जाता लोगों को उनके हकूक़ देने का। इस वक्त अदलिया जो है बिल्कुल बेकार हो चुकी है, लोगों को हकूक नहीं दे सकती, ना इंसाफ दे सकती। हामिद साहब, 2007 में जो तहरीक चली थी उसमें वकला इकट्ठे थे, अभी वकला में भी 2 धड़े हैं। बकौल आपके कुछ लोग जो हैं बेनिफिशरी हैं इन तरमीम के, तो सर वो साथ तो नहीं देंगे फिर? देखिए बेशक हो, क्योंकि उस वक्त भी हमारे खिलाफ ऐसे हमारे अंदर लोग थे जो कि इन्होंने विन ओवर किए हुए थे इस्टेब्लिशमेंट ने। इस वक्त भी हैं, इस वक्त ज़्यादा खुल्लम खुला हैं क्योंकि इस वक्त खुल्लम खुला जो है जो इस्टेब्लिशमेंट है वो हमारी मुखालफत कर रही है, सारे रिसोर्स इस्तेमाल कर रही है, लोगों को पैसे ऑफ़र कर रही है, लोगों को ओहदे ऑफ़र कर रही है। जिस किस्म के मामलात इस वक्त चल रहे हैं, ये हमारी तारीख में इसका कोई पैरेलल नहीं है। उस वक्त बेशक हुकूमत हमारे ख़िलाफ़ थी, लेकिन उस वक्त भी कम अज़ कम
वसाइल के इस तरह का इस्तेमाल नहीं था जो आजकल हो रहा है इस मूवमेंट को दबाने के लिए। सर 5 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एक एहतजाज या तहरीक करने जा रही है। सर पॉलिटिकल प्लस लॉयर मूवमेंट चल सकती है आप लोगों की? देखिए ना, वो बिल्कुल अपनी जगह है। अच्छा। हर पार्टी को ये बिल्कुल हक हासिल है आइन के तहत कि वो अपनी मूवमेंट चलाएं। लिहाजा 5 जुलाई को जो मूवमेंट का ऐलान किया है, क्योंकि वो तारीख है जब 3 साल हो जाएंगे हम एक पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासी लीडर को, सबसे अहम और सबसे पॉपुलर लीडर को इन्होंने नाजायज़ झूठे मुकदमात में जो है जेल में रखा हुआ है, बल्कि अब तो कैद तन्हाई में रखा हुआ है। उसकी वजह से उसके 3 साल पूरे होने पर जो तहरीक इंसाफ चलाएगी मूवमेंट तो बिल्कुल जायज़ है। और कल को अगर हमारी तहरीक और ये पीटीआई की तहरीक और दूसरी भी कोई तहरीक उस मामले में शामिल होती हैं तो बिल्कुल, क्योंकि हमारा मकसद तो एक ही है कि इस मुल्क से खत्म करनी है, आइन को अपनी शक्ल में बहाल करना। हामिद साहब, जब 27वीं यानी तरमीम हुई तो कहा गया कि कुछ जजेस जो है वो रिटायरमेंट लेंगे और वकला तहरीक का हिस्सा बनेंगे। सर उन जजेस से राब्ते किए जा रहे हैं जिन्होंने रिटायरमेंट लिए? अतर मिनल्ला साहब की अगर मैं बात करूं, मंसूर अली शाह साहब की अगर मैं बात करूं, उनको भी दावत देंगे? उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्ड आया हो? देखिए, हमारे तरफ से तो सारी चीज़ ओपन है। जो आके हमें सपोर्ट करना चाहे आए। हमने सबको ये कॉल दी हुई है कि हम एक नेशनल कॉज के लिए काम कर रहे हैं। किसी का ज़ाती कॉज नहीं है, किसी वकील का ज़ाती कॉज नहीं, किसी पार्टी लीडर का ज़ाती कॉज नहीं। ये एक कौमी कॉज है। इस मुल्क में अगर जमहूरियत लानी है, इस मुल्क में अगर लोगों को अपने हकूक़ देने हैं, लोगों के मैंडेट को रिस्पेक्ट करना है, तो फिर आप सब आइएगा और मिलकर काम करें। हम सब पाकिस्तान के शहरी हैं। हमारा फ़र्ज़ है कि अपने इस खूबसूरत जो अल्लाह ने हमें इतना बड़ा तोहफ़ा दिया है ये मुल्क पाकिस्तान, इसको बचाएं। वो इस वक्त जो हालात जा रहे हैं, जो मैनेजमेंट ने जिस तरह से हालात पैदा कर दिए हैं इस मुल्क में कि लोग एक सूबे से दूसरे सूबे नहीं जा सकते, बल्कि एक सूबे में तो एक ज़िले से दूसरे ज़िले नहीं जा सकते। जो हालात इन्होंने आज़ाद कश्मीर में पैदा कर दिए हैं, गिलगित बल्तिस्तान में पैदा कर दिए हैं, ये इंतहाई तशवीशनाक हालात हैं। इसलिए सारी कौम को इकट्ठा होना चाहिए और भूल जाएं किसी और पार्टी एफिलिएशन या किसी चीज़ को। ये आपका फ़र्ज़ है इस मुल्क को बचाना, और इस मुल्क को बचाएंगे तो इस मुल्क में हमारी सबकी एक कोई इनफरादी हैसियत है, वरना हम कुछ भी नहीं हैं। वरना हमारा हाल फ़लस्तीन वाला हो जाएगा, वहाँ पर जिस तरह से जुल्म जबर हो रहा है। तो इसलिए हमारे हुक्मरान जो है, कुछ तो जाली हुक्मरान है, कुछ जो हमारे हुक्मरान हैं, उनको ये समझ में बात नहीं आ रही कि इस मुल्क को कायम रखने के लिए आपको इस मुल्क में लोगों के मैंडेट के मुताबिक आइन लाना पड़ेगा। आपको लोगों के मैंडेट के मुताबिक हुकूमतें बनानी पड़ेंगी। रात के अंधेरे में 8 और 9 फरवरी के दरमियान में सारे रिजल्ट बदल के फॉर्म 47 के तहत हुकूमतें नहीं बनती। ना ये वज़ीर आज़म असली है, ना ये सदर असली है, ना कोई वज़ीर अपनी जगह जायज़ है। ये सारे के सारे यूज़र पर बिठाए हुए हैं, सारे सारे नाजायज़ हुक्मरान हैं, हारे हुए हैं, हर इलेक्शन अपना पिटे हुए हैं। ये इवन ये शहबाज शरीफ अपना इलेक्शन लाहौर से हारा हुआ है 7,500 वोट से। हमारे पास फॉर्म 47 मौजूद हैं, लेकिन कोई यहाँ इंसाफ करने वाला नहीं, कोई ऐसा जज नहीं है जो कि उनको देखकर उस पर इंसाफ कर सके, क्योंकि ऊपर से प्रेशर है कि आपने कोई इंसाफ नहीं करना किसी के साथ। तो ये हो रहा है, वरना हकीकत तो कुछ और है। सारी दुनिया को पता है कि ये सारे नाजायज़ और इलिजिटिमेट हुकूमत और इलिजिटिमेट हुक्मरान है। ठीक, हामिद साहब, ये ऐलान किया गया है कि इस तहरीक का आगाज़ जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से होगा। पीटीआई जो आम सियासी एहतजाज करती है सर, उसका आगाज़ भी केपी से ही करती है। फिर ये कहा जाता है कि जब तक पंजाब नहीं निकलेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो सर बेहतर ना होता कि लाहौर से आगाज़ करते वकला, इस तहरीक का आगाज़ पंजाब से होता? ये तहरीक के आगाज़ तो हो चुका है, लेकिन ये जो नया फेज़ इसका अली अहमद कुर्द ने अनाउंस किया है, उसकी इब्तिदा नॉर्थ से करना चाहते हैं। तो उसमें कोई हर्ज नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि पंजाब में नहीं हम आएंगे, सिंध में नहीं जाएंगे या बलूचिस्तान में नहीं जाएंगे, हम हर जगह जाएंगे। लेकिन एक इब्तिदा के तौर पर अली अहमद कुर्द ने उसने अनाउंस किया है। तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि सिर्फ़ एक सूबे तक हम अपनी
तहरीक को कन्फाइन करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है हामिद साहब, एक जो 26वीं आईनी तरमीम पर या 27वीं आईनी तरमीम पर ये जो हुकूमत मौक़िफ़ अपनाती है या जो लॉजिक देती है सर, वो ये कहती है कि अदलिया को जो है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और पार्लियामेंट के पास इख्तियार ज़्यादा होना चाहिए। सर इसके अगर एग्जाम्पल भी देखें, भुट्टो साहब की एग्जाम्पल है कि उनका केस होता है, उनको सज़ा हो जाती है, फांसी हो जाती है, 40 साल बाद अदालतें कहती हैं कि वो गलत फांसी हुई थी। फिर नवाज शरीफ साहब को भी वही अदालतें सज़ा देती हैं, ताहयात नाहल कर देती हैं, बाद में वो उनकी नाहली भी ख़त्म कर देती हैं। अभी रिसेंट भी जो केसेस सामने आए, नस्ला टावर की एग्जांपल ले लें, मुनाल केस की एग्जांपल ले लें कि वो गिरा दिए अदालत के ऑर्डर्स के बाद और फिर उसके बाद ये फैसला आता है कि वो फैसला ही गलत था। तो सर जिसका नुकसान होना है वो तो हो जाता है, तो ये कहीं ना कहीं आप समझते हैं कि लॉजिक दुरुस्त है? देखिए, दुरुस्त इस हद तक है कि इसके पीछे सब इस्टेब्लिशमेंट है। ये जो भी फैसले हुए हैं, अगर भुट्टो वाला फैसला हुआ था उस वक्त किसी हुकूमत थी, फौजी हुकूमत थी उस वक्त की अदलिया जो थी उस फौजी इस्टेब्लिशमेंट के नीचे थी। उन्होंने दबा के उनसे गलत फैसला लिया और एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को फांसी चढ़ाया। इसी तरह आप दूसरे जो एग्ज़ाम्पल्स दे रहे हैं मुख्तलिफ वक्तों में, चाहे वो मुशर्रफ के ज़माने की एग्ज़ाम्पल्स हैं या उसके बाद की एग्ज़ाम्पल्स हैं, ये सब के पीछे एक ही मसला है, वो हमारा मिलिट्री राज है। क्योंकि ये अपने आइनी रोल पर नहीं आ रहा है। मुसलसल 70 साल से इस मुल्क में कायम की हुई है, जो कि आइन को एक कागज़ का टुकड़ा समझ के फेंक देते हैं। अब उनकी जो भी इन्होंने आइन था उसका भी शक्ल बिगाड़ दी है नए वाले इस्टेब्लिशमेंट ने। तो आपके ख्याल से यहाँ कोई सिविलियन हुकूमत है? इस वक्त जो कुछ भी पास हुआ है ये इशारों पर पास हुआ है। आपके पास 26वीं तरमीम कोई कहीं सिविलियन अदारे में तैयार हुई है? सुनने में आया बन के आई थी। क्योंकि यहाँ तो जो पार्लियामेंटेरियन, जो अपने आप को पार्लियामेंटेरियन कहते हैं, मोस्टली जाली हैं उनमें से, वो उनको तो पता ही नहीं था क्या आ रहा है। उनको तो सिर्फ हुक्म था कि खड़े हो जाना। इसी तरह 27वीं तरमीम किसी को नहीं पता क्या लाई जा रही है, किसी को नहीं पता 28वीं तरमीम क्या लाई जा रही है, उसमें क्या लेके आ रहे हैं। ये तो एक मजाक बना दिया है आइन का। ये जब जी चाहते हैं और लोगों से वोट लेने के लिए उनके बच्चे उठा लेते हैं। तो इस तरह से कभी दुनिया में देखा कि आइनी तरमीम पास हुई हैं, लोगों से ज़बरदस्ती उनके बच्चे उठा के उन पर और जबर करके उनसे ज़्यादती करके उनसे वोट हासिल करके आप कौम का मैंडेट लें। ये कोई तरीका नहीं है कि ज़बरदस्ती चंद एक अपने पपेट्स को खड़ा करके तो आइनी तरमीम करते चले जाएं। ये कोई आइनी तरमीम नहीं है। अच्छा हामिद साहब, एनडीसी के रहनुमा ने आपके जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं कोट लखपत के, उनसे मुलाकात की, वहां से गिला आया आप लोगों के लिए, क्या आप लोग मुलाकात के लिए नहीं जाते सर? कौन सी मुलाकात? सर एनडीसी के रहनुमाओं की कोट लखपत में जो पीटीआई के पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, शामुद कुरैशी साहब हैं, यास्मीन राशिद साहिबा हैं, उनकी तरफ से बाकायदा तौर पर गिला आया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पूरी क़यादत में से कोई भी उनसे मिलने नहीं जाता, ना उनसे कोई मशवरा किया जाता है। नहीं, ये पुरानी बात हो गई है मेरे ख्याल में। वो एक दफ़ा कोई किसी और कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये बात की है। सर अभी रिसेंट जो मुलाकात हुई है उसमें महमूद मौलवी साहब गए थे, फवाद चौधरी साहब ने भी ऑन रिकॉर्ड ये बात की है। वो तो देखें, वो उसका ताल्लुक ही कोई नहीं। वो तो एक हुकूमत का कटआउट है। वो कौन है, वो वहाँ गया किस लिए था? इसने तो पीटीआई को छोड़ के भाग गया था और वो एक जाली सी पार्टी, इस्तेकाम पार्टी का हिस्सा है और उसको भेजा गया है इसलिए कि ये बताओ कि आपस में पीटीआई में डिवीज़न है। वो तो एक ख़ास मकसद के लिए भेजा गया था और उसका बयान जो है वो इतना झूठा है। उसका बयान की क्या हैसियत है? उसको किसने बुलाया था? आखिरकार जो जवाब दिया है हमारे लीडर्स ने पीटीआई के, उन्होंने कहा कि ये जो कुछ कह रहा है गलत कह रहा है, हम बिल्कुल साथ खड़े हैं पार्टी के और हम में कोई इख्तलाफ नहीं है। क्योंकि हामिद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से जब मेरी गुफ्तगू हुई, उन्होंने कहा कि हम मिलने जाते हैं, हमें मिलने नहीं दिया जाता। उस पर फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि बहुत सारी पार्टी में ऐसी क़यादत है जिनका ताल्लुक वकालत के शोबे से, वो खुद वकला हैं, तो उनको तो कभी भी किसी ने मना नहीं किया, वकला तो जा सकते हैं, उनकी मुलाकात हो सकती है। देखिए, मुलाकात करने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक हमारे चेयरमैन का ताल्लुक है, यानी इमरान खान, उनसे तो मुलाकात करने नहीं देते। जहाँ तक इनकी ताल्लुक है वो कभी मुलाकात करने देते हैं, कभी नहीं करने देते। इसलिए ये कोई इशू नहीं है। ना ही इसमें जो हमारे जो लीडर्स यहाँ पर लाहौर में कोट लखपत में हैं, उनकी तरफ से कोई ऐसा गिला नहीं है। जो लोग भी मिले हैं
उनसे जो फीडबैक मिली वो यही मिली है कि उनको कोई ऐसी शिकायत नहीं है। एक गलत तासुर देने की कोशिश हो रही है कि ये आपस में डिवाइडेड है, क्योंकि मुसलसल इस्टेब्लिशमेंट एक प्रोपेगेंडा कर रही है पीटीआई के कि पीटीआई अंदर से डिवाइडेड है या आपस में एक दूसरे से इख्तलाफ करते हैं, और इस बात को बढ़ाने के लिए ख़ास तौर पे इस किस्म के लोग को भेजा जाता है, उनसे बयानात दिलाए जाते हैं ताकि इनकी कुव्वत कम हो। ऐसी कोई बात नहीं, पीटीआई बिल्कुल यूनाइटेड है और जो भी फैसले करती है उस पर विद यूनिटी उस पर अमल। क्योंकि मुतअद्दिद बार सर पीटीआई के मुखालफिन भी जो है बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो वकला रहनुमा, स्पेशली उनको। मरवत साहब भी प्रोग्राम में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि अरबों रुपए जो हैं वो वकला ले चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई एक रिलीफ ना खान साहब के लिए ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ले सके हैं। ये बिल्कुल झूठ है। अरबों रुपए कोई नहीं लिए किसी ने। कोई वकील सवाए जो प्रोफेशनल वकील है उसका तो राइट है, जैसे सलमान सफदर है वो भी बहुत अपनी फीस से बहुत कम फीस लेता है और उसने टोटली डेडिकेट किया हुआ, हालांकि उसका पीटीआई से ताल्लुक नहीं, वो सिर्फ प्रोफेशनल वकील के तौर पे एंगेज है और उसने बहुत मेहनत से तकरीबन हर मामले में रिलीफ लिया है। लेकिन अब तो अदलिया नहीं रही जो वो अपने अहकामात पे अमल दरामद नहीं करा सकते। इतना हाल अदलिया का ख़राब हो गया है कि वो बेल एप्लीकेशंस नहीं सुन सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस इतना बेबस है, उसको सारे हवाले भी दिए गए हैं। और फिर ये जो सुप्रीम कोर्ट का ये हाल है, जब उसमें अपील फाइल की गई तो उसने कहा नहीं हम नहीं सुन सकते। और इस किस्म के हालात हैं इस वक्त। अदालती निज़ाम तो ख़त्म कर दिया 26-27वीं तरमीम के बाद, तो वहाँ से रिलीफ कहाँ से लेके आए। ऐसे ही वकीलों पर बेचारों पर इल्ज़ामात लगाते हैं बगैर सोचे समझे। उनका मकसद सिर्फ यही है कि पार्टी के अंदर जितनी ज़्यादा बेचैनी पैदा कर सकें ये इस्टेब्लिशमेंट कोशिश कर रही है। आपस में इनको लड़ाएं, इनको वकीलों से और वकीलों को इनसे जो है उनके इख्तलाफात पैदा करें ताकि ये पार्टी कमज़ोर पड़े, ताकि इनके मुखालिफ जो भी इनको रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं उनको किस तरह से हम कमजोर करें। ठीक, हामिद खान साहब 190 मिलियन पाउंड केस जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला कहते थे कि ये 15 मिनट भी नहीं टिकेगा अगर ये लग जाए। सलमान सफदर साहब ने भी यही मौक़िफ़ अपनाया। फिर अलीमा खान साहिबा, CMKP सोहेल आफरीदी साहब और जो दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है वो बाकायदा तौर पर एहतजाज करती रही कोर्ट के बाहर कि ये केसेस लगाए जाएँ। अब जब सर वो केस लग चुका है, अदालत कह रही है दलाइल दे, तो वकला दलाइल के लिए नहीं जा रहे, इल्तवा मांग रहे हैं। सर ये इल्तवा क्यों मांगा जा रहा है, क्यों नहीं दलाइल दिए जा रहे? नहीं, उसके पीछे एक और वजह है। वजह यह है कि उसमें जो पहला स्टेप है वो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का है, और वो तो बिल्कुल 100% हमारा जो केस है उसमें दोनों की सेंटेंसेस सस्पेंड होनी चाहिए। उसमें इमरान खान साहब की भी और उनकी बेगम की भी। लेकिन वो जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो कि इम्पोर्टेड है, जिसको लाहौर से उठा के लगाया गया इस काम के लिए कि तुमने नाइंसाफ़ी करनी है, हर केस में गलत फैसला करना है, वो केस जो है सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का सुनता नहीं। उसको कहा कि जी तुम ऐसा करो कि कहो फाइनल बहस करो और डिसमिस करो इनके पिटीशन को। और हमने ऑलरेडी अपील जो है सुप्रीम कोर्ट से हटा के वो जो एक कोर्ट बनाई है जिसको ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है वहाँ भेज देंगे। आपके सामने नैब में अमेंडमेंट कराई गई है सिर्फ इस वजह से कि कहीं ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो हमने फैसला ना है इसको कहीं सुप्रीम कोर्ट जो है वो तब्दील ना कर दे, तो उन्होंने वो भी मामला उसकी तरफ चला दिया है FCC की तरफ। तो सारी चीज़ हमें पता खेल क्या खेला जा रहा है। हम बहस करके क्या उनकी बात पूरी करें? पहले बहस सुनी जानी चाहिए। हमेशा पहला स्टेप जो होता है अपील में वो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का केस सुना जाता है, और वो एप्लीकेशन वो जानबूझ के नहीं सुन रहे। जब अभी साल भी नहीं हुआ था तो कई सारी एडजमेंट जो थी वो स्टेट काउंसिल की तरफ से होती थी। अब फिर जब फैसला हो गया, जब देख लिया कि अब ये जो है वो हमारी मर्जी के मुताबिक एक फ़ैसला करेगा, तो फिर उन्होंने कहा फाइनल फेयरिंग करें, आप फाइनली फ़ैसला करें ताकि ये मामला बेल वगैरह का सब ख़त्म हो जाए। तो आप बड़े हमें तो नज़र आ रहा है कि क्या खेल खेला जा रहा है बजरिया इस अदलिया के जो 26-27वीं तरमीम के बगैर
इनकी हैसियत कैदियों की है, जजेस की नहीं है। अच्छा, ये जो ऊपर से हुक्म आएगा वो उसको मानेंगे, सलूट करेंगे। ठीक। हामिद खान साहब, इमरान खान साहब से मुलाकातें नहीं हो पा रही, मुतअद्दिद बार सीएम के पी भी जाते हैं, कोर्ट ऑर्डर्स भी होते हैं, उसके बावजूद जो है नहीं मिलने दिया जाता। फिर आजम नज़ीर तारड़ साहब आए थे, आपको याद होगा, उनके साथ अता तारड़ साहब आए, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने 10A का जिक्र किया था कि जो प्रिजनर्स होते हैं वो सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकते, और उसका पूरा लुबे लुबाब यही था। सर, ये कितना वैलिड पॉइंट है हुकूमत का कि रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है अगर कोई सियासी गुफ्तगू करे? और फिर इससे ये भी अंदाजा होता है कि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि इमरान खान साहब के जो ट्विटर पर बयानात आते थे, जो स्टेटमेंट्स आती थी मुलाकातों के बाद, हुकूमत को गालिबन उसी से एक इशू है। सर, कितना वैलिड पॉइंट है ये? बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल गलत है। ये दोनों हजरात जो हैं उनका कोई कानून से ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के टाउट्स हैं। ये जो बात कर रहे हैं इनका कानून से कोई, आइन से कोई ताल्लुक नहीं। वरना सियासी बयान देना वो हर आदमी का, हर पाकिस्तान के शहरी का हक है, चाहे वो कैद में क्यों ना हो। उसको आप रोक नहीं सकते सियासी बात करने के, जब तक कि वो बात जो है बुनियादी तौर पे इलीगल ना हो। यह साबित करें उसमें कौन सी बात अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सियासत करना आर्टिकल 17 कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, आर्टिकल 19 के तहत हर शख्स का ये हक है। और ये हक जो है ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए भी उतना ही है जितना कि आज़ाद शहरियों के लिए है। इसलिए ये पॉइंट बिल्कुल इनवैलिड है, गलत है, झूठ है। अच्छा, हामिद खान साहब, मुझे लास्टली ये भी बताइएगा, सर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े सीनियर रहनुमा हैं, एक सियासी तौर पर मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ सर कि हुकूमत को ये मसला तो है कि ट्विटर की एक एडवाइस भी की जाती है और एक शराइत भी रखी जाती है हुकूमत की तरफ से कि इमरान खान साहब के ट्विटर को जो है वो खामोश कर दें। मुतअद्दिद बार इस तरह की वुज़रा के थ्रू हमने स्टेटमेंट सुनी है। सर, उसके बाद अलीमा खान साहिबा ये कह रही हैं कि ट्विटर को एक्टिव करें, ट्वीट्स को रीट्वीट करें खान साहब के, और उसके बाद नौरीन खान न्याजी साहिबा का एक बयान भी सामने आता है। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मजीद मुश्किलात पैदा होंगी इसके बाद? देखिए, मुश्किलात जितनी हो चुकी हैं उससे ज़्यादा क्या मुश्किलात और पैदा कर सकते हैं। इमरान खान साहब को महीनों से कैद तन्हाई में रखा है। इससे बड़ा जुर्म किसी शख्स के साथ क्या किया जा सकता है? एक हुकूमत क्या इससे बड़ा जुर्म कर सकती है कि किसी शख्स को बगैर किसी कानूनी जवाज़ के कैद तन्हाई में रखे? इसलिए नुकसान का जहाँ तक ताल्लुक है वो सारी कौम का नुकसान किया जा रहा है। एक जाली हुकूमत कर रही है, बैक इस्टेब्लिशमेंट। तो ये सारा मसला है। इसलिए इसमें हम कैसे कह सकते हैं किस चीज़ का नुकसान है, किसका फ़ायदा है? ये तो सारा का सारा सेटअप ही जो डिमोलिश होने वाला है, तब ये मुल्क कहीं चल सकेगा। वरना जहाँ पर हुक्मरानी होती है उस मुल्क में ना कभी सियासी इस्तेहकाम आता है और ना ही माशी इस्तेहकाम आता। आज आप हालात नहीं देख रहे हैं पाकिस्तान माशी तौर पे कहाँ पहुँचा हुआ है, क्या हालात है हमारे। हमसे बांग्लादेश कहीं आगे चला गया, जो कि हमारा हिस्सा होता था एक ज़माने में। हमसे बहुत छोटा मुल्क था और उसमें बहुत ज़्यादा आबादी थी, लेकिन वो चूँकि वहाँ फौजी हुक्मरानी से उन्होंने जान छुड़ा ली 1991 में, आज वो तरक्की कर रहा है। कभी एक आता, कभी दूसरा आता, कभी तीसरा आता। वो इस मुल्क में कोई डेवलपमेंट नहीं होने देते। वो सिर्फ इस मुल्क पर अपनी हुक्मरानी चाहते हैं। आज हालात ये कर दिए कि बलूचिस्तान के अंदर बहुत बड़ी रिवोल्ट बन गई है इनकी वजह से। आज़ाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, केपी में, खैबर पख्तूनख्वा में जो हालात बना दिए हैं, इसके बाद ये हुकूमत को आया कोई जवाज़ है इसके हुकूमत के कंटिन्यू करने का, जो कि मुल्की मामलात को ही नहीं संभाल सकते, जिसकी डिस्पेंसेशन ही ख़त्म हो चुकी है। तो मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमारे एक मखसूस हालात है, मखसूस हिस्ट्री है, और उस हिस्ट्री के, उस हालात के पस मंज़र में हम मुल्क बहुत बड़ी दुश्वारियों से गुज़र रहा है। और जब तक कि इस सेटअप को ख़त्म करके एक जेन्युइन आइनी सेटअप मुल्क में नहीं बनेगा, मुल्क में कभी स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेनेटर हामिद खान हमारे साथ में। बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। इसी के साथ एक छोटी सी ब्रेक शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। अब कुछ बात करेंगे आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल से मुतालिक। 27 जुलाई को इलेक्शन भी होने वाले हैं, उस हवाले से कुछ अहम डेवलपमेंट्स भी हुई हैं। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद साहब। बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। सरदार अतीक साहब, इस वक्त सिचुएशन क्या आज़ाद कश्मीर की, स्पेशली अगर मैं रावलाकोट की बात करूँ, कोटली की बात करूँ, मीरपुर की या मुजफ्फराबाद की, सर इस वक्त सिचुएशन क्या है ऑन ग्राउंड? देखिए, ऐसे है कि रावलाकोट में जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का मसला कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है, वहाँ कुछ लोग एहतजाज में मौजूद हैं और उन्होंने पब्लिक के रास्ते पर जो बंद किए हैं और इस तरह की सिक्योरिटी फोर्सेज फगदर खोलने की कोशिश करती है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज जो सख्ती नहीं करना चाहती कश्मीर के लोगों और प्यार मोहब्बत से हैंडल कर रही है, तो इस वजह से वहाँ कुछ एरिया में थोड़ी बहुत ट्रबल है। बाकी जहाँ तक मुजफ्फराबाद डिवीजन का ताल्लुक है, उस डिवीजन में भी जिलाबाग का ताल्लुक है, कोहटे का ताल्लुक है, मीरपुर डिवीजन का ताल्लुक है। 12 सीटें माही जम्मू कश्मीर की पाकिस्तान में है। तो ये सारे कॉन्स्टिट्यूंसीज अल्लाह के फजल से इनमें इलेक्शन का प्रोसेस चल रहा है और कहीं थोड़ी, कहीं बहुत, कहीं जोर शोर से जो इंतखाबी मुहिम चल रही है। और आज़ाद कश्मीर के लोग चूँकि डेमोक्रेटिक प्रोसेस वाले लोग हैं, जमहूरियत के साथ वाबस्ता लोग हैं, बड़ी स्ट्रगल के बाद उन्होंने जमहूरियत हासिल की है, वोट का हक हासिल किया है, जमात साजी का हक हासिल किया है। तो वो हर 5 साल के बाद यहाँ बर वक्त इलेक्शन होते हैं, साल हर साल से, और एक निज़ाम चलता है। तो इसलिए लोग उस अपने प्रोसेस के साथ मौजूद हैं। मैं इस वक्त भी एक इंतखाबी मुहिम में चल फिर रहा हूँ, इसी वजह से आपके साथ जो है वो इस पे फोन पे बात हो रही है, वरना व्हाट्सएप पे उस पर वीडियो लिंक पे बात करते। तो ये आज़ाद कश्मीर के हालात मजबूत तौर पर अल्लाह का बहुत करम है। चंद पॉकेट्स के अलावा बाकी सूरत हाल इलेक्शन जो है वो होने जा रहे हैं। और अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फैसला किया है और बड़ा दानिशमंदाना फैसला किया है कि उन्होंने कहा है कि 3 मरहलों में पहले मीरपुर डिवीजन में इलेक्शन करवा दिए जाए और उसके बाद फिर मुजफ्फराबाद डिवीजन में और फिर जो है पुंछ डिवीजन में। तो ये बहुत अच्छा मुनासिब फैसला है, दानिशमंदाना फैसला है। अच्छा सर, आप लोग इस पर मुतमईन हैं, ये जो 3 मराहिल पर इलेक्शन कराने का फैसला सामने आया है? और क्योंकि कहा यह जा रहा है कि मरलावार वोटिंग से जो है इलेक्शन के नताइज भी असरअंदाज होंगे, पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी इस पर एतराज उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि फ्री एंड फ्री इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, इसलिए ये फैसला किया गया है 3 मराहिल का। देखिए, गुजारिश ये है कि आज़ाद कश्मीर में पहली बार नहीं हो रहा। अभी 2-3 साल पहले जब हमारे बल्दियाती इलेक्शन हुए थे, सरदार तनवीर इलियास उस वक्त वज़ीर आज़म थे आज़ाद कश्मीर के, तो उन्होंने बल्दियाती इंतखाबात 3 मरहलों में करवाई की है और बहुत नेकनामी से करवाए। नेकनामी क्या है? बात यह है कि इंतखाबी अमल में लोगों को पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर का मसला ठीक चाहिए। कमजोर लोग होते हैं, दूर से आते हैं, बूढ़े हैं, बीमार हैं, औरतें हैं, माजूर लोग भी थोड़े बहुत पार्टिसिपेट करते हैं, वोट देते हैं। तो उनको एक लॉ एंड ऑर्डर की अच्छी सूरत हाल चाहिए। अब जब जिस वक्त आप फिर डिप्लॉयमेंट करते हैं सिक्योरिटी फोर्सेज की सारे मुल्क में, तो जाहिर है कि बहुत ज्यादा फोर्सेज नहीं भेज सकते। तो माजी करीब का जो तजुर्बा है आज़ाद कश्मीर का बल्दियाती इंतखाबात को ये है कि सारी फोर्सेज को यकजा करके किसी एक डिवीजन में, हमारे बल्दियाती इंतखाबात कुछ साल पहले जो है वो इसमें 3 मरहलों में हुए थे और 3 इशू में हुए थे और बहुत शफाफ हुए। कहीं कत्ल नहीं हुआ, कहीं मर्डर नहीं हुआ, कहीं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, बड़ा पीसफुल हुआ। तो ये लोगों की डिमांड है, ये बेसिक डिमांड है कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात को पीसफुल एनवायरनमेंट मुहैया की जाती है, उतनी अच्छी है। उस वजह से फिर लोग बात को ज्यादा पसंद करते हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ये फैसला कि वो सिक्योरिटी फोर्सेज सारी एक जगह लगा के लोग इंश्योर करेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहे। तो इसलिए किसी का इक्का दुक्का इंतजार हो तो मैं नहीं कह सकता। देखिए, नताइज पर जहाँ तक असरअंदाज होने का ताल्लुक है, हर बात के रास्ते मौजूद है। अवला तो इस बात से लोगों को फिक्रमंद नहीं होना चाहिए कि नताइज की किसी बात से किस बात से असरअंदाज हुए। जहाँ उम्मीदवार स्ट्रांग है, तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है, हम ज्यादा हल्कों में स्ट्रांग नहीं है, हम बाकी जमातों के मुकाबले में कमजोर पोजीशन में है, लेकिन हम इलेक्शन में डटे हुए हैं। जिन मोर्चों पर हम लड़ सकेंगे लड़ेंगे और चंद सीटें निकालेंगे, हमको बड़ा दावा नहीं करते। तो जिन लोगों के पास बहुत सारी सीटें हैं और बड़ी कंफर्टेबली 5-5, 8-8, 10, 15 साल उन्होंने हुकूमत में आगे पीछे लगाए हैं, तो उनको इस बात की सर अभी तक किसी हल्के में आपको मुश्किलात का सामना आया है ड्यूरिंग कैंपेन? ये जो रावलाकोट के 3-4 हल्के मैंने जिक्र किए हैं, इन हल्कों में कैंपेन में थोड़ी बहुत मुश्किलात पैदा होती हैं और लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। इसलिए वहाँ कैंपेन उसको इस बात की जरूरत है कि वहाँ सिक्योरिटी के और बेहतर इंतजाम करके तो कैंपेन को प्रमोट किया जाए। बाकी जो जगह वहाँ कैंपेन चल रही है, मैं आपको बता रहा हूँ, इस वक्त पहाड़ है, तो 8 बजे का वक्त है और वैसे भी आपकी इतला के लिए आज़ाद कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल की वजह से तमाम हल्कों में एक्टिविटी रुकी हुई थी। तो सबसे पहले जिस हल्के में एक्टिविटी हुई है
मुझे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है दिलकोट गरबी बाग इसे कहते हैं, सबसे पहला जलसा और रैली इसमें हमने किया। उसके बाद बाकी लोगों ने इन एरियाज में बाहर निकले लोग और बात करना शुरू किया है। बाजार खुले हुए हैं, कारोबार जिंदगी आम है, चीजें चल रही है अपने वक्त पे। तो इसलिए एका दुका दिक्कत तो कहाँ नहीं होती, कहीं मौसम खराब हो जाए, बारिश ज्यादा हो जाए, आज बेतहाशा बारिश है यहाँ सारे इलाके में, कहीं गर्मी ज्यादा हो जाए, तो ये इस तरह के मसाइल पैदा होते हैं। असल मसला ये है कि लोगों को एक पुरअमन पीसफुल फिजा चाहिए और उसके लिए ज्यादा सिक्योरिटी चाहिए कि टाइट सिक्योरिटी में हो, ताकि आम आदमी को गिला ना हो, उसके वोट कार्ड में तो सरदार साहब, जो आप मुखालफत में बयान देते रहे हैं कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन के बारे में, आपको लगता है कि उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगा इन इलेक्शंस के रिजल्ट पर? बिल्कुल इम्पैक्ट होगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने बहुत सियासत में नुकसान उठाया है इसका। आज आजाद कश्मीर में अगर वो 100 गाली देते हैं तो सारी कौम को मिलाकर 20 गालियां देते हैं। मुझे और मेरे खानदान और मेरी जमात और मेरी स्टेटमेंट्स को वो 80% गालियां सोशल मीडिया उठाए तो उससे 100 में से 80% गालियां मुझे पड़ती हैं। लेकिन मैं चूंकि अकीदे की, नजरिए की, तारीख की मेरे पास एक विरसा है, लेगेसी है, आजाद इलाके पाकिस्तान, तहरीक आजादी कश्मीर, 2 कौमी नजरिया और शोहदाए कश्मीर, इस सारी बात से चूंकि हम मुस्लिम गवर्नमेंट भारत चली आ रही है तो हम अपने अकीदे नजरिए की जंग समझ के लड़ रहे हैं। मैंने इलेक्शन पास होती तो बाकी लोगों ने मुझसे मैं तो बहुत कमजोर, पार्लिमानी एतबार से बहुत कमजोर मुस्लिम गवर्नमेंट से इस वक्त इंतहाई कमजोर है, लेकिन हमने अपने बयानिए में कोई कमी नहीं की। हमने समझा कि ये अकीदे का मामला है, पाकिस्तान के दिफा का, तहरीक आजादी का, नजरिया इलाके पाकिस्तान का। और मेरे वालिद मोहतरम हमारे लीडर मुजाहिद अव्वल सरदार कयूम खान के दिए हुए कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे पर पहरेदारी का मामला है। हमें इस बात की फिक्र नहीं की। मैं इस वक्त अगर फर्ज करने का 2 सीटें लेता हूँ, 4 लेता हूँ, 5 लेता हूँ तो मैं शायद 15-18 सीटों में होता अगर मैं बयानिया नरम करता, मैं कम्प्रोमाइज करता। लेकिन मैं बिल्कुल जब ये समझूं कि पाकिस्तान को गाली दी जा रही है और हिंदुस्तान की तारीफ की जा रही है, लोग तकरीरों में कहते हैं, इनके एहतजाज करने वालों में वो कहते हैं कि जी वो वहाँ देखिए हालात कहते हैं अच्छे हैं और फलाए फलाए। हमने कहा जहाँ हालात आपको अच्छे लगते हैं वहाँ चले जाएं, जिस मुल्क में हालात अच्छे नहीं लगते वहाँ क्यों बैठे हुए हैं? तो सरदार साहब, अगर आप लोग ज्यादा सीट्स निकाल लेते हैं और कामयाब हो जाते हैं, हम अच्छे की उम्मीद रखते हैं, तो किसके साथ इत्तेहाद करेंगे? देखिए, अगली जो हुकूमत इस वक्त के हालात हैं, वो हुकूमत जो है वो किसी सूरत में मुझे सिंगल पार्टी हुकूमत बनती हुई दिखाई नहीं देती। राइट। इसलिए उसके लिए बेहतर बात ये होगी कि वो कोई 2-3 जमातें मिलकर मखलूत किस्म की हुकूमत बनेगी। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की सूरत में कोई पार्टी इख्तियार करे, हैसियत ये मुझे नहीं लगता इसका बहुत मुश्किल होगी। इसलिए आने वाली हुकूमत मुझे अपने अंदाजे के मुताबिक, मेरी सारी जिंदगी से गुजरी है, 8वां इलेक्शन में लड़ रहा हूँ, 2 बार वज़ीर-ए-आज़म रहा हूँ, लीडर ऑफ द अपोजिशन रहा हूँ, तो मेरा अंदाजा कहता है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के किसी का सामने आना मुश्किल है जो हुकूमत बना सके सिंपल पार्टी के साथ। एक दूसरे की मदद की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए कोलिशन गवर्नमेंट दिखाई देती है। सरदार साहब, ये जो सरदार मिर्जा शफीक जलाल साहब है, इन्होंने बाइकआउट का ऐलान कर दिया है सर। ये तो काफी तगड़े उम्मीदवार थे आपके और साबित सदर भी रहे हैं। जी, ये असल में उनके मकामी हालात हैं, वरना वो सीट हमने अपने अंदाजे और अपनी लिस्ट के मुताबिक जीतने वाले लोगों में रखी हुई थी। वो मुश्किल 3 हालात में भी बिल्कुल जब बुरी तरह हारे उस वक्त भी उन्होंने 15-16 हजार वोट लिया है और जीतने वाले ने उनसे 1500 वोट ज्यादा लिया है। तो इतने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे, लेकिन कोई उनकी फैमिली के घर के दूसरे इश्यूज ऐसे होंगे तो मुझे मिलकर उन्होंने 4-5 दिन पहले रिक्वेस्ट की और फिर 1-2 दिन पहले टेलीफोन पे दोबारा रिक्वेस्ट की कि मुझे मकामी हालात के मुताबिक फैसले की इजाजत है। वो बड़े सीनियर 3 हमारे लीडर हैं, लेकिन बतौर पार्टी प्रेसिडेंट बहुत एहतराम करते हैं। तो मैंने फिर इजाजत दी, मैंने कहा कि मिर्जा साहब मुकामी हालात के तहत जैसे आप रास्ता समझते उसको देखिए। इस तरह की सूरत है, पर वो जीतने वाली मतलब हारते भी हम तो 150 वोटों से हारते, पर 100-200-400 से जीत जाते, ऐसी चीज थी। क्योंकि बहुत सीनियर कोलीग है हमारे, इसलिए मैं उनको फिर ज्यादा जोर लगा के, कोई जवान आदमी होता तो मैं सख्ती से मना कर देता कि आप ये नहीं कर सकते। और उसमें ज्यादा हमारे बड़ा डिसिप्लिन है, बड़ा इज्जत एहतराम है, बड़ा रख रखाव है, हमें ट्रेडिशनल लिबास है, लेकिन उनको मैं इनकार नहीं कर सका। तो बिल्कुल उनका मैं फैसले पर एतराज नहीं है, लेकिन मुझे फैसले पर अफसोस जरूर है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार थे। ठीक सरदार साहब, लास्ट में बस मैं छोटा सा कमेंट देना चाहूंगी। सरदार याकूब खान ने इलेक्शन मुलतवी करने के लिए जो खत लिखा है सर, वो कह रहे हैं कि आइन के आर्टिकल 50 और इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन को अभी भी ये इख्तियार है कि वो इलेक्शन मुलतवी कर सकते हैं, क्योंकि अमन-ओ-अमान की सूरत हाल को देखें, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों से रिपोर्ट भी हासिल करें। सर, वाकई इस तरह के हालात हैं कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए, या आप देख रहे हैं ऑन ग्राउंड इस वक्त सिचुएशन बिल्कुल कंट्रोल में है? देखिए, मैंने आपसे गुजारिश की है कि एहतजाज करने वाले लोग और ये कलअदम तंजीम जो है, ये सबसे ज्यादा, आप मेरे टेलीफोन पे थ्रेट मैसेजेस देखें, सोशल मीडिया पे गालियां देखें,
तो सबसे ज्यादा जिस आदमी को आजाद कश्मीर में तरकीब का निशाना बनाया गया है, सुबह शितम का निशाना बनाया गया है, उसके साथ आप इस वक्त बात कर रहे हो सदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है। तो अगर मैंने मुतालबा नहीं किया और मैं कमजोर हालत में हूँ पार्लिमानी एतबार से, मैं ये कहता हूँ कि डेमोक्रेटिक, देखिए हमारे यहाँ जल्जला आया था, 46,000 लाशें तब भी इलेक्शन हुए थे, पंजाब और सिंध में सैलाब आया, हजारों लोग तबाह बर्बाद हो गए, इलेक्शन हुए, ईरान जंग थी, 2 इलेक्शन ईरानियों ने शदीद बमबारी और गैर जमा के दौरान उन्हें इलेक्शन करवा दिए। मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू लगा हुआ था, फौज थी, 2% टर्न आउट था, 2%, लेकिन 2% की बुनियाद पर हुकूमत बना दी। दुनिया में ये मैसेज नहीं दिया हमने डेमोक्रेटिक पास, हालांकि वहाँ डेमोक्रेसी है क्या, फौज का कब्जा है। इसलिए मैं समझता हूँ सरदार याकूब साहब बहुत काबिल एहतराम है, सीनियर पॉलिटिशियन है, उनकी उठान सारी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से है, हमारे साथ ही थे, मेरे कोलीग थे, लेकिन वो उनके अपने मारूजी हालात को उन्होंने जिक्र किया होगा। मैं बिल्कुल इलेक्शन मुलतवी करने के हक में नहीं हूँ, हम हारे या जीते इलेक्शन होने चाहिए, रियासत को अपना जमहूरी सफर जारी रखना चाहिए। ठीक है, साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे, आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया। इसी के साथ एक छोटी सी ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा से होंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, और मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन किया है साजिद तारिर साहब ने, साबिक मुशीर सदर डोनाल्ड ट्रंप है। बहुत शुक्रिया साजिद साहब ज्वाइन करने के लिए। सर, ये जो मशरक़ वस्ता की बदलती हुई सूरत हाल है, इस पर कमेंट लेना चाहूँगी। MOU हुआ जिसके बाद हमें लग रहा था कि हालात अब बेहतर होंगे, लेकिन अगेन हम देख रहे हैं कि दोनों फरीकैन जो एक दूसरे पर हमला भी कर रहे हैं और MOU का स्टेटस भी वाज़ेह नहीं हो रहा। सर, ईरान ने जो 6 जुलाई का हमला किया, आप क्या समझते हैं, वो सोची समझी हिकमत अमली थी ईरान की, या फिर गलत मुहासबा कहा जा सकता है उसको? मैं समझता हूँ 4 जुलाई पे जो प्लान किया गया था सुप्रीम लीडर के तदफीन के रसूमात पे, उसके बाद IRGC पासदारान इनकलाब के जो कॉन्फिडेंस है वो आसमान को छू रहा है, ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। बल्कि CNN ने तो रिपोर्ट किया था कि शायद कू कर देंगे वो। और फिर आपने वहां पे देखा है कि जब उस जनाजे को कंधा देने के लिए मसूद पशकियान आए तो उनके खिलाफ नारे लगेंगे कि डेथ टू द ट्रेटर। फिर उसके बाद अब्बास अरागची साहब के ऊपर पथराव हुआ। तो फिर आपने देखा है कि जब ओवर कॉन्फिडेंट हो गए वो, और अभी तक वो ओवर कॉन्फिडेंट चल रहे हैं, 10वीं रात है आज, अभी तक हमले जारी हैं। अमेरिका मुसलसल ईरान को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन साहिली टारगेट्स के ऊपर, मिलिट्री टारगेट्स के ऊपर। और अभी जो सिकंदर मोमनी साहब पाकिस्तान आए हैं, फिर उसके बाद ये भी एक निशानी है कि ईरान भी चाहता है जंग बंद हो। फिर उन्होंने एक अमेरिकन खातून जो कैदी थी उनको रिहा किया, फिर यूनाइटेड नेशंस को जंग बंदी के लिए रिक्वेस्ट की। तो और दूसरी तरफ से अगर देखा जाए, अमेरिका की तरफ से भी मार्को रूबियो जो हमारे सेक्रेटरी खारजा, हमारे वजीर खारजा है, उन्होंने भी स्टेटमेंट दी है कि चाहे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज सस्पेंडेड, लेकिन हम सफारतकारी को या आर्बिट्रेशन को, हम डिप्लोमेसी को फोकियत देंगे। तो मेरे ख्याल में आज बात हो रही है। सिकंदर मोमनी साहब 10 दिन का एक सीज फायर की ऑफर लेकर आए हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान, जो कि ईरान से ना उम्मीद था, साइड लाइन पे था, क्योंकि ईरानी कतर की बैंड वैगन पे चढ़ गए थे, पाकिस्तान की सफारती कोशिशों को साइड लाइन पर रख के। तो मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान भी जो है देखेगा कि किस तरीके से दोबारा इस नेगोशिएशन या आर्बिट्रेशन को दोबारा शुरू किया जाए। लेकिन सिकंदर मोदी साहब का पाकिस्तान में आना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ऐसा ही है। तारिक साहब, अब ईरान की जो जारहाना हिकमत अमली सामने आ रही है, आप समझते हैं कि अमेरिका इस बुनियाद पर मजबूर हो जाएगा मुज़ाकरात के लिए? क्योंकि एक तरफ हम ये सुनते हैं कि दोनों टेक्निकल टीमें अभी भी मुज़ाकरात कर रही हैं, फिर हमले भी हो रहे हैं। देखिए, मेरे ख्याल में दूसरी तरफ पे स्ट्रेटेजी, कल अल जजीरा के अंदर कुवैत के एक पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं, उन्होंने, शाही उनका नाम है, उन्होंने बड़ा अच्छा एक आर्टिकल लिखा है, मैं आपके सामने रखना चाहूंगा वो। जी।
उन्होंने लिखा है कि ईरान नेवल एसेट्स, बल्कि क्योंकि नेवी शिप्स के, अमेरिकन नेवी शिप्स के ऊपर हमले क्यों नहीं कर रहा है, दूसरा इजराइल के ऊपर हमले क्यों नहीं कर रहा है। हालांकि इजराइल जो है अभी तक जहरियत उसकी जारी है लेबनान के अंदर और गाजा के अंदर, लेकिन गल्फ कंट्रीज के ऊपर सिर्फ हमले कर रहा है, वो भी उनकी सिविलियन चीजों पे, वाटर प्लांट्स के ऊपर। तो उन्होंने इस चीज को कंक्लूड किया है कि ईरान भी सिर्फ प्रेशर चाहता है अमेरिका के ऊपर क्रिएट करना, किसी बड़ी जंग को वो अवॉइड करना चाह रहा है। तो दर हकीकत ये सामने चीजें नजर आ रही हैं, दोनों पार्टीज किसी लंबी जंग या किसी बड़ी जंग एक जो है उसमें नहीं जाना चाहते, अवॉइड कर रहे हैं। अमेरिकन जो है वो भी सिर्फ साहिली इलाकों के ऊपर बम्बार्डमेंट कर रहे हैं, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर, और वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हरमूज को सर्वेलेंस करने वाली चीजों को तबाह किया जाए, उनकी हरमूज को खोलने के लिए बमबारी कर रहे हैं। तो दर हकीकत दोनों पार्टीज जो हैं वो चाहती हैं कि किसी बड़ी जंग की तरफ ना बढ़ा जाए और कोई तीसरा रास्ता जो है उसको तैयार किया जाए। अब वो तीसरा रास्ता जो है, मेरे ख्याल में हमारे फील्ड मार्शल साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी अनथक कोशिशों के साथ इस्लामाबाद अकॉर्ड तक पहुंचे थे, और मेरे ख्याल में 14 के 14 पॉइंट जो थे इस्लामाबाद अकॉर्ड के, वो ईरान को सूट करते थे, बल्कि अमेरिका ब्लास्टिक मिसाइल सिस्टम को भी हजम कर चुका था। हालांकि इजराइल को पसंद नहीं था, लेकिन मैंने जिस तरह आपको कहा है कि सुप्रीम लीडर की जब तदफीन के बाद जब अब्बास दरान ने देखा कि हमें अभी तक लोगों की सपोर्ट हासिल है और 100 से ज्यादा ममालिक के नुमाइंदे आज खड़े हैं, तो वो ओवर कॉन्फिडेंट हो चुके हैं। हालांकि उन्हें पता नहीं है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अमेरिका अभी तक सोल सुपर पावर है, 712 आर्मी बेसिस मौजूद हैं पूरी दुनिया में, और खुदा ना करे कि किसी आखिरी स्टेज तक जाए और एक ऐसा नुकसान हो जो कि दुनिया के लिए नाकाबिल इतलाक़ी। तो तारिर साहब, आपको क्या लगता है कि ईरान इससे लिवरेज हासिल करना चाहता है? और फिर दूसरा सर, जो क्लॉज नंबर 5 है एमओयू की, आप समझते हैं कि उसमें कोई मुबहम है और दोनों फरीकैन अब इंटरप्रिटेशन अपनी अपनी कर रहे हैं या मिस इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं? देखिए, उसमें ये तो 14 पॉइंट जो थे फ्रेमवर्क था, अभी उसकी निटी ग्रिटी तो बाद में इन्होंने तय करनी थी 60 डेज के अंदर। लेकिन देखें, पांचवी शिक है उसमें हरमूज के हवाले से था कि उसको किस तरह कंट्रोल करना है। ईरानी इसलिए अपसेट थे इस बात पे कि वो ओमान का रास्ता क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, हमारी दी गई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो क्यों नहीं किया जा रहा है। लेकिन उसके पीछे पासदाराने इनकलाब का ओवर कॉन्फिडेंट होना जो था वो एक मेन फैक्टर था मेरे ख्याल में। दूसरी तरफ उन्होंने एक ऐसे शिप पर हमला किया, कतर के शिप पे, जो खुद सालसी कर रहा था। तो मेरे ख्याल में ईरानी मिसकैलकुलेट कर गए और उसके बाद अमेरिका को रिटेलिएट करना पड़ा। चाहे उसको वो आज कहते हैं हमने सेल्फ डिफेंस के लिए किया या अपने एलाइज को प्रोटेक्ट करने के लिए किया। लेकिन इस वक्त जो मैंने कहा है, ईरान इज लूजिंग पोल इन पब्लिक ओपिनियन। दुनिया समझती है कि अब ईरान जो है अग्रेसर है, अमेरिका जो है वो डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है हरमूज को। लेकिन जिस तरह कहा है कि हरमूज को भी ईरान ने अपनी डेडलाइन, रेड लाइन अपना एक वेपन बना लिया। बल्कि आज तो आपने देखा होगा सऊदी अरेबिया को कि साहिली इलाके को ब्लॉकेट करने का जो उन्होंने थ्रेट दी है होतीज के जरिए बाबुल मंदब को। तो मेरे ख्याल में कॉन्सिक्वेंसेस जो है, अगर इनको कंट्रोल ना किया गया तो एक तीसरी आलमी जंग जो है, इट इज सिट राइट नेक्स्ट। ये कहा जा सकता है कि अब फोकस जो है बाबुल मंदब पर भी जा सकते हैं, नया मरकज जंग का? देखिए, उसमें ना सिर्फ मरकज हमारी तवज्जो वहां पे जा सकती है, पाकिस्तान जो है, सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के लिए रेड लाइन है। पाकिस्तान का उनके साथ डिफेंस एग्रीमेंट मौजूद है, हमारी अफवाज वहां मौजूद हैं। और जो मैं देख रहा हूं, अगर इन्होंने ईरान ने उस साइड्स पे किया तो एक नया अलायंस बनेगा जिसमें पाकिस्तान, अमेरिका, बरतानिया और कुछ और ममालिक भी साथ होंगे। और फिर उसके बाद बाबुल मंदब को कोई, द वर्ल्ड कैन नॉट अफोर्ड टू हैव अ सेकंड सीज ऑफ बाबुल मंदब। मेरा ख्याल है इसके बारे में रशिया के जो वजीर खारजा हैं उन्होंने भी बयान दिया था कि फिर पेट्रोल की प्राइस $200 बैरल पे जाएगी, जो कि
दुनिया अब अफोर्ड नहीं कर सकती। तो साजिद साहब, अब जैसे ही अमेरिका ने ईरानी तेल की पाबंदियों के लाइसेंस मंसूख किए, फिर तेहरान ने फौरन जो है तिजारती जहाज़ों पर फायरिंग कर दी और रूट्स की पाबंदियां भी शुरू कर दी। सर, आपको क्या लगता है कि ईरान महज ये चाहता है कि ऑयल शॉक के जरिए मुज़ाकरात की मेज़ पर अमेरिका को लाया जाए, या फिर ये कहा जा सकता है कि ईरान की कैलकुलेशन जो है वो उल्टी पड़ गई है और अमेरिका ने फिर बराह रास्त उन पर हमले कर दिए? इसकी मैंने जिस तरह आपको बताया, अब्बास अरागची साहब जो उनके वजीर खारजा हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि इस वक्त हमारी आर्मी जो है वो अपने इंडिपेंडेंटली फाइट कर रही है। उनका इशारा यह था कि हमारा कुछ चेन ऑफ कमांड वहां मौजूद नहीं है। एक तो पास दौरान इनकलाब देखें, उनके 84 लीडर जो है वो इस जब से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है उनको एलिमिनेट किया गया है। और जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को ट्रेन किया है कि हर जो कमांडर है वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करता है या कर सकता है, इसके प्रोज भी है, इसके प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं, वक्त की जरूरत भी है। और जो वर्ल्ड पास दौरान इनकलाब है, मकसद ये है कि वो किसी एक पर्सनैलिटी के लिए नहीं है, वो इनकलाब की जो फिलॉसफी है उसको बचाने के लिए लड़ रहे हैं। अब वो किस हद तक जाएंगे, जो डैमेज हो चुका है, पहले भी आप देखें कि वहां पे उनका पावर स्ट्रक्चर हिट हो चुका है, वाटर प्लांट हिट हो चुके हैं, मुसलसल सफरिंग है पिछले 45 साल से। और अगर देखा तो इकॉनमी ना होने के बराबर है। और वो जो उनके रिसोर्सेज हैं वो ब्लैक मार्केट में सस्ता पेट्रोल बेच के अपना सारा गुजारा कर रहे हैं, और वो भी चाइना उसका भरपूर फायदा उठा रहा है। और जो मैं बिलखसूस यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, जो लाइसेंस सस्पेंड किया गया था वो हमले के बाद किया गया था, क्योंकि उन्होंने हमला शुरू कर दिया था। इमेजिन करें ठीक कि उनका कितना ताबनाक फ्यूचर जो था राइट एट द कॉर्नर था कि पूरी दुनिया में महंगे प्राइस पे अपना तेल बेचे और फिर उन सैंक्शन सारी खत्म। लेकिन अल्टीमेटली जो 45 साल पास दौरान इनकलाब ने तरबियत की है कि या शहादत है या गाजी है, बाकी तीसरा तो कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है। नॉर्मल लाइफ का तो कॉन्सेप्ट ईरान के अंदर मौजूद नहीं है। 10 लाख उनकी फौज है, 2 करोड़ बसीज हैं, और हर ईरानी को 2 साल आर्मी में सर्व करना होता है। तो वो एक पूरी एक वार मशीन है। उनको इकॉनमी से कोई गरज नहीं है। नॉर्मल लाइफ का कॉन्सेप्ट इस वक्त बिल्कुल ईरान के अंदर मौजूद नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया साजिद तारिर साहब, साबिक मुशीर सदर डोनाल्ड ट्रंप हमारे साथ मौजूद थे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपनी मेज़बान ईमान नवाज को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।